हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट्स। हम देखते हैं कि हमें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम और पीआईबी होता है, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर पे नज़र डालें तो 3 प्रमुख समाचार दिखाई देते हैं। एक जो काफ़ी दिन से चला आ रहा था, उस पे द इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा वो एक्सप्लेनेशन उनका वाला जो पार्ट होता है उसमें है मराठा आरक्षण पे, कि उस पे समझने के लिए कि मराठा आरक्षण का मुद्दा क्या है। उसी में हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिर जो कई ऐसी जातियां जो उस राज्य विशेष में अभी तक सामान्य में आती थी और प्रभुत्व वाली जातियां थी, उनके द्वारा क्यों आरक्षण की मांग किया जाने लगा है 80-90 के दशक के बाद, थोड़ा समझेंगे। उसमें नहीं था लेकिन हम समझेंगे। दूसरा है, अभी जो है ट्रेड, भारत के विदेश व्यापार का आंकड़ा जारी हुआ है, उसको लेके थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि व्यापार के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जो एक अंतिम न्यूज़ है वो ये है कि निपाह वायरस का प्रकोप काफ़ी फैला हुआ है और उसको रोकने के लिए जो है भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को मंगाना चाह रहा है ताकि उसके उसके उपचार तो नहीं है लेकिन हाँ उस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तो अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। जहाँ तक मराठा आरक्षण की मांग है तो आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से करीब 15, 16, 17 दिन से एक कार्यकर्ता हैं, मराठा कार्यकर्ता, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे मराठा आरक्षण को लेके, ठीक है। वैसे भी चुनावी सीज़न है, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में चुनावी सीज़न में इस तरह की मांग बढ़ जाती है और इसका नेचुरल है कि जनता चाहती है या जनता के जो प्रेशर ग्रुप है वो चाहते हैं कि चुनाव के समय में सरकार उनकी बात आसानी से मानने के लिए विवश हो जाती है, रिस्क लेने की स्थिति में सरकार नहीं होती है। तो इसमें समझेंगे कि मराठा कौन होते हैं, मराठा आरक्षण की मांग कब से हुई है, क्यों हुई है, वर्तमान आंदोलन क्यों ट्रिगर हुआ, ठीक है, उसके पीछे क्या वजह रही, ठीक है। और अगर वजह के पीछे तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों किया था, क्या किया था, इसको समझेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक संदर्भ की बात है उसको देखते हैं। तो एक है मराठा के, इसमें नाम है मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल 14 सितंबर को नौकरियों और शिक्षा के समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपना 17 दिन का आमरण अनशन पर तोड़ दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की और इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अभी अपना अनशन तोड़ दीजिए, सरकार इस पर विचार कर रही है और 1 महीने के अंदर ही हम इसका फैसला कर लेंगे, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि लोकसभा विधानसभा नज़दीक आते ही मराठा आरक्षण या किसी भी तरह की इस तरह की मांग, जो कुछ अलग मांग होती है, वो जोर पकड़ने लगती है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि देखिए, ये जो मांग हो रही है ये अपने किसी हित या किसी भी समुदाय विशेष की हित, और इस तरह की जो सामुदायिक मांग होती है वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसके तहत वो काम करते हैं। जो जाति समूह होती है या जो NGOs होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं या इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती हैं। और प्रेशर ग्रुप का काम क्या करना है, सरकार को अपने हितों के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना, या जो उसके लिए नीतियां बना रही है सामान्य नीति, उसमें अपने हितों के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं शेयर प्राप्त करना। ये दबाव समूह का रोल होता है, ठीक है। तो दबाव समूह सकारात्मक नकारात्मक सब होता है, और भारत में जातियों को एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त प्रेशर ग्रुप माना गया है सामाजिक आर्थिक जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे चुनाव आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रेशर ग्रुप काम करने शुरू हो जाते हैं, और यह लोकतंत्र की एक कह सकते हैं एक सामान्य सी विशेषता है, क्योंकि आपको भी अगर कोई चीज़ मनवाना हो अपने घर वालों से तो उस समय मनवाएंगे
जब आपका मत उनके लिए महत्वपूर्ण, उनको पता है कि आपको पता है कि आपका मत उनके लिए मायने रखता है, तब आप अपनी बात कुछ रखने के लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई असामान्य चीज़ नहीं है। अब प्रश्न होता है, अगर किसी चीज़ को, इसी चीज़ को समझना है जो मराठा आरक्षण को, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मराठा क्या है। ठीक है, तो जैसे पता होगा कि मराठा महाराष्ट्र, मराठी भाषी से आप है, लेकिन जो अधिकांश मराठा हैं वो मराठी बोलते हैं, लेकिन सभी मराठी भाषी मराठा नहीं हैं। यानी मराठा को मराठी भाषी से मत कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि मराठी भाषी महाराष्ट्र में और उसके बाहर भी बहुत सारे लोग, एक भाषा समूह है। ठीक है, मराठा जो लोग हैं वो भी मराठी बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ऐसे सोच लीजिए कि जो गुजरात का जो अनामत पटेल आंदोलन था, उसमें से सभी लगभग गुजराती बोलते थे, लेकिन सभी गुजराती भाषी नहीं थे, मतलब सभी गुजराती भाषी पटेल नहीं थे। इसी तरह से इसको समझिएगा। यह मराठा ऐतिहासिक रूप से एक लड़ाकू या कह सकते हैं योद्धा प्रजाति जाति रही है, और मराठों के मुख्य रूप से किसान और जमींदार समूह शामिल हैं इसमें, जो महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। यानी महाराष्ट्र की जो टोटल आबादी उसका 1/3 हिस्सा मराठा है, और परंपरागत रूप से यह योद्धा जाति रही है, और ये इसमें भूमिधर और जो कह सकते हैं उसके जमींदार टाइप के ये लोग रहे हैं, और अधिकांश मराठा मराठी बोलते हैं, हालांकि सभी मराठी भाषावाद नहीं है। ठीक है, और मराठा महाराष्ट्र की राजनीति में कितने प्रभावशाली समुदाय हैं, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 1960 में राज्य के गठन, बॉम्बे को जब काटा गया था, तो तब से माना जाता है कि गुजरात अलग किया गया, और उसके तब से लेके 20 मुख्यमंत्री बने हैं अब तक। तो 1960 से 1923 तक 63 सालों में 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें अभी के मुख्यमंत्री को लेके 12 मुख्यमंत्री जो है मराठा हैं। तो ये बताता है कि मराठाओं की महाराष्ट्र के व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, और 1/3 आबादी हैं, और वो एक खेतिहर और इस तरह की जनजाति रही है। ठीक है, हुआ क्या, पहले ये जनजाति रही, संपन्न रही, प्रभुत्वशाली तो रही, लेकिन 80 या 90 के दशक में कृषि के क्षेत्र में गिरावट देखी जाने लगी है, और जो अन्य कृषि को छोड़ के अन्य परंपरागत जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर से जो नौकरी करने वाले, उसमें भी जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी नौकरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनकी स्थिति खेतिहर लोगों से बेहतर हो गई। ऐसे में देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से खेतिहर आंदोलन की मांग चलने लगी। तो वो आप चाहे जाट का आंदोलन समझ लीजिए, चाहे पटेल का, गुजरात के पटेल लोगों का, इसी तरह मराठा ऐसे लोगों का, क्योंकि हुआ क्या कि जिस तरह से सेवा क्षेत्र का विकास, जैसे कृषि से संपन्न थे, अगर सरकारें ध्यान देती कृषि के साथ साथ ही वहाँ औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास करती, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति नहीं आती और ये जातियाँ अपने आप को समायोजित। लेकिन हुआ क्या कि ये सीधे कृषि क्षेत्र के साथ साथ सीधे सेवा क्षेत्र का विकास होने लगा भारत में, और जो इंडस्ट्रियल जो आधार होना चाहिए वो कमज़ोर हो गया। इसके कारण जो खेतिहर जातियाँ थीं वो विकास के पायदान पे भले सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम हो, लेकिन उनमें से अधिकांश जो जातियाँ हैं वो अपने को आर्थिक पायदान पे पिछड़ा हुआ पाते हैं। और वैसे में जब वो देखते हैं कि जिन जातियों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला है या आरक्षण मिला है, उसके सकारात्मक परिणाम भी उनको दिखाई देते हैं, तब उनको लगता है कि उनको भी अगर उस आरक्षण में शामिल कर लिया जाए तो उनको भी अपने विकास में, सामाजिक स्थिति में भले ठीक हो, अपने आर्थिक स्थिति को अपने करने में उनको मदद मिल जाएगी। इसलिए ये समझ लीजिए, इसी पर्टिकुलर की ये सिर्फ मराठाओं के लिए आंदोलन भले हो रहा है, मराठा के लिए, लेकिन ये इस तरह की प्रकृति देखी जाएगी। उसके पीछे वजह है कि कृषि का उस तरह से विकास न होना, तो जो कृषि पर निर्भर जातियां हैं वो उस तरह से मांग, लेकिन जहां पे कृषि के साथ साथ अन्य सेक्टर का विकास हुआ है, जैसे कि हरियाणा ने अपने यहाँ कृषि का भी विकास किया और सेवा सेक्टर का भी विकास किया, और कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका, तो यहाँ पे उस तरह की जो खेतिहर जाति है उस तरह का असंतोष नहीं है। बीच बीच में मांग वो करते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं है जैसे और जगहों पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मांग कब से हो रही है, वही आप बताएं, जब से कृषि की स्थिति समस्याग्रस्त होने लगी।
80 के दशक में ही शुरू हो गई थी। ये आज की नहीं मांग है, ये 1980 में ही पहली बार इसकी मांग की गई थी। देखिए राजनीतिक मुद्दा, ये मथाड़ी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने 1981 में ही मुंबई में पहली विरोध रैली का नेतृत्व किया था। और 16 सबसे जो कह सकते हैं गंभीर या जो कह सकते हैं कि हिंसक टाइप का आंदोलन हुआ था, वो मराठा क्रांति मोर्चा के पैमाने विरोध प्रदर्शन हुआ था। और जारंगे पाटिल ने 19 अगस्त को, वर्तमान में जो ये जारंगे पाटिल हैं 19 अगस्त से भूख हड़ताल पे शुरू किए हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ था, इसके बाद वहाँ की राज्य सरकार ने मराठाओं के लिए एक स्पेशल ओबीसी बिल के आधार पे उनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन उसी बिल को सुप्रीम कोर्ट ने, पहले बम्बई हाई कोर्ट ने, जैसे जो बिल पास हुआ था उसको बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है SEBC, सामाजिक और राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के जरिए इनको आरक्षण दिया गया था। और जब ये हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने ये बताया कि जो 16% दिया गया वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आई थी जो इनको शामिल करने के लिए जो कमेटियां बनी थी वो 12% शैक्षणिक में और 13% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में कह रही थी। और इस 16% देने के कारण जो राज्य में आरक्षण की सीलिंग, राज्य या किसी जगह जो आरक्षण की सीलिंग इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 50% रख रखी है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EWS का आरक्षण उससे अलग है, क्योंकि वो उस सामाजिक आर्थिक आरक्षण के, उसमें सामाजिक वाले आरक्षण से वो अलग है, वो अलग उसमें व्यवस्था बनाई गई है। उसके लिए संविधान में संशोधन करके सरकार ने प्रावधान किया था, ठीक है। तो उसकी वैधता सही है। लेकिन बाकी जो आरक्षण है, यानी EWS को छोड़कर बाकी जो आरक्षण है वो 50% की सीमा के अंदर होना चाहिए। कुछ राज्यों में उसको 9 शेड्यूल में रख के उसको बचा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि वो 50% से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ज़्यादा हो गया तो इसको पहले जो है कम करने की बात हाई कोर्ट ने की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था का, जो इंदिरा साहनी केस में जो मामला हुआ था उसका वो उल्लंघन माना गया था। तो जब ये हुआ तो स्ट्रक डाउन हो गया। तो उसके बाद से फिर राज्य सरकार ने वहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन लगाई, वो पहले रिव्यू पिटीशन लगाई, वो असफल हो गया, फिर क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। तो ये सारी चीज़ें फिर से इनको आरक्षण के लिए मांग करने के लिए 2021 के बाद जब स्ट्रक डाउन हुआ था, तो उसके बाद से ये फिर मांग इनके, देख लीजिए कि इंदिरा साहनी के बाद हो गया था। और जब नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण की वैधता को किया, तो राज्य सरकार ने कहा कि जो मराठाओं के कमज़ोर गरीब लोग हैं उनको इसमें न शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी ये था कि हम इसको अलग से शामिल करेंगे, ठीक है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि 50%, तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें OBC में कुनबी नाम दे रहे हैं कि कुनबी के रूप में, वो अपने को कुनबी कह रहे हैं कि कुनबी के रूप में हमें शामिल कर लिया जाए। और यही इनकी मांग है, ठीक है। अब ये जो इनकी मांग है अपने को OBC में शामिल करने की, इसको लेकर निश्चित रूप से विभिन्न वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। जो वर्ग प्रभावित होंगे सकारात्मक रूप से वो इनका समर्थन करेंगे, यानी मराठा को फायदा होगा तो मराठा सभी समर्थन करेंगे। SC वर्ग को कोई, उनके आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं आनी है, और ST वर्ग को आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं आनी है। और जो मेन दिक्कत आनी है, जब ये मराठा वहाँ की प्रभुत्वशाली राजनीतिक और आर्थिक रूप से कह सकते हैं बूम लैंडिंग और सामाजिक रूप से सशक्तिशील जाति है, तो वहाँ के OBC वर्ग का कहना है कि जब ये इनको OBC के तहत आरक्षण दिया जाएगा, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इनको आरक्षण दिया जाएगा OBC के तहत, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो OBC जातियाँ हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जातियाँ, उनके आरक्षण को कुठाराघात लगेगा। और कहीं ना कहीं हम इन प्रभुत्वशाली जातियों के साथ कहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि सामान्य तौर पे पूरे भारत में 27% आरक्षण OBC को मिला है, उसके आधार पे केवल महाराष्ट्र में 19% आरक्षण है, तो पहले ही कम है। और अगर उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह उनके साथ नुकसानदायक होगा, ठीक है। और जो जहाँ तक आरक्षण की बात है तो तथ्यात्मक है, तो 52% आरक्षण अभी महाराष्ट्र में चल रहा है EWS को छोड़ने के बाद, ठीक है। अब अगर हम जैसे बताए कारण यही रहा कि कृषि क्षेत्र को
के साथ अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को उस तरह से विकास नहीं हुआ कि वो कृषि के लोगों को रोजगार दिया जाने लगे। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आरक्षण जो लाया गया था उसके पीछे भावना कुछ दूसरी थी, उसका सिद्धांत कुछ दूसरा था। सिद्धांत कभी भी आरक्षण का ये नहीं रहा कि किसी का आर्थिक उन्नति हो, वो हो जाता है। मेन उसका उद्देश्य जो बताया जाता है, जिसके पीछे जिसकी वजह से उसको कि वो वर्ग जो व्यवस्था है, मेन जो है, जो शक्ति के केंद्र हैं, स्रोत हैं, जैसे राज्य व्यवस्था, शिक्षा और जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उन तक उनकी पहुंच जो है, जितनी उनकी हिस्सेदारी है जनसंख्या में, उतनी लगभग उनकी पहुंच सुनिश्चित कराई जा सके, ताकि व्यवस्था में उनकी भी मतों को महत्व दिया जा सके। लेकिन अब उसको परंपरागत रूप से दूसरे अर्थों में ही लोग, सामान्य लोग लेते रहे हैं कि इससे आर्थिक उन्नति होती है, और जो कि होती भी है। कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसको बताता है कि आरक्षण के कारण जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में बड़ी उल्लेखनीय और अच्छी वृद्धि हुई है। सामान्य वर्गों की, मतलब जो वर्ग आरक्षण नहीं पाए हैं और जो वर्ग आरक्षण में है, तो जो आरक्षण वर्ग है उनमें गरीबी की दर तेजी से घट रही है, उनकी समस्याएं। और इसके पीछे वजह भी है ना कि वो वर्ग है जो पहले से भी समाज के निचले पायदान पे था। ठीक है। तो इसको इसी नज़रिए से देखना है कि अब ये मुद्दा है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है। हालांकि न्यूज़पेपर में तो हर तरह के लोगों के लिए न्यूज़ होती है, लेकिन हमें जब कोई निर्णय देना है तो उसमें जजमेंटल नहीं होना है। अपने निर्णय को व्यवस्थित रखना है कि ये मांग है, ये चीज़ है, ये चीज़ें कही गई हैं। और सरकार ने क्या कहा है कि सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाएंगे कि वो जो व्यवस्था हुई थी उसको स्वीकार कर ले, और हम इन मराठा वर्गों के लिए जो सामाजिक शैक्षणिक, अगर आप कोई आरक्षण लाते हैं तो उसके पहले उसका अध्ययन कराना पड़ता है। इसके अध्ययन के लिए पुनः एक साइंटिफिक अध्ययन कराएंगे जिसके आधार पे हम सही व्यवस्था कर सके। ठीक है। बस इतना ही इसमें हमें जानना है। अगला है, अगस्त महीने में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 10 महीने के उच्चतम स्तर 24.16 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। अब ये इसलिए कि एक तो आंकड़ा है, दूसरे आंकड़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। कोई इस तरह से देख के आपको लगेगा कि निश्चित रूप से भारत में व्यापार एक आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अन्य देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है ये। लेकिन ये क्यों है, अगर आप देखें कि आखिर ये क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, तो आप पाएंगे कि हमारा आयात बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि त्योहारी सीजन आ रही है और हमने ज़्यादातर खरीदारी होने लगी है, और ख़ास तौर से सोने पे जो है, सोना हमारे यहाँ सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण हमारा जो आयात है, वो ख़ास तौर से व्यापार का आयात, वो बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ जो हमारा निर्यात की राशि है वो कम हो गई है। ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो नुकसान है, लेकिन जब उस आंकड़े को देखेंगे तो पिछले साल की अपेक्षा तो वो राशि आपको परसेंटेज वाइज कम लगेगी, लेकिन जब मात्रा वाइज देखेंगे कि कितना मात्रा आपने, यदि निर्यात आयात क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का होता है, तो कितनी वस्तुएं और सेवाएं मूल्य के रूप में, डॉलर के रूप में या उसके रूप में तो कम हुई। क्यों? क्योंकि जो उसकी कीमत है वो कम हो गई है। तो जब पिछले साल क्या था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, और इन्फ्लेशन के कारण चीज़ें महंगी थी, इस वजह से वो निर्यात भी ज़्यादा दिखता था, आयात भी ज़्यादा दिखता था। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि महंगाई कम हो गई है, तो हमने चीज़ें मात्रा में ज़्यादा निर्यात किया है, लेकिन मुद्रा में वो कम है। ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, इसमें कोई बहुत खास वो है नहीं। भारत का विदेशी व्यापार अगस्त में नए गर्त में पहुंच गया, और वस्तुओं के निर्यात में लगातार 7वें महीने गिरावट आई है। सेवाओं के निर्यात में एक साल में पहली बार गिरावट का अनुमान है, और यानी वस्तुओं, ठीक है, सेवाओं, सर्विसेज में पहली बार कमी है, और वस्तुओं में लगातार 7 महीने से गिरावट आ रही है। इस वजह से जो वस्तु व्यापार घाटा है वो 10 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। ठीक है। आगे देखते हैं कि आयात की क्या स्थिति है। तो जाहिर सी बात है, व्यापार घाटा क्या होता है, जैसे हम समझें व्यापार घाटा, तो ये होता है
आयात माइनस निर्यात, या निर्यात माइनस आयात, जो भी कहना चाहें वो कर सकते हैं, या और ये नकारात्मक में होता है तो आप इसको देख लीजिए, निर्यात माइनस आयात। आपने जो चीज़ें बेची बाहर को और जो चीज़ें खरीदी उनके बीच का अंतर होता है, आपका व्यापार घाटा होता है। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं। ट्रेड में वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होती है। जैसे वस्तु में आपने कोई कंप्यूटर बेचा या कोई आपने पेट्रोलियम लाया, ये वस्तु हो गई, और आपने कोई सॉफ्टवेयर बेचा, या आप वहाँ का कोई व्यक्ति आपके यहाँ या पर्यटन में, ये निर्यात हो गया। किसका? जो सेवाओं का, पर्यटन उद्योग के लिए ये फायदा होगी। तो ये चीज़ें सब आपके व्यापार घाटे में है। तो आयात की स्थिति के देखते हैं क्यों हुआ। अब वो तो चलो समझ गया कि व्यापार घाटा बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, क्यों हुआ है? तो त्योहारी खरीदारी है, क्योंकि त्योहार आने वाला है, इस वजह से अब आप दशहरा दिवाली आ रही है तो पहले से ही चीज़ें मंगाई जानी शुरू हो गई है। त्योहारी खरीदारी के कारण आयात बढ़ने में अगस्त में भारत का माल व्यापार, यानी माल मतलब गुड्स व्यापार घाटा बढ़कर 10 महीने के उच्चतम स्तर पे 24.16 अरब डॉलर हो गया है। और महीने के आधार पर देखा जाए तो जुलाई का व्यापार घाटा वस्तु आयात और निर्यात के बीच 20.67 बिलियन डॉलर के अंतर से लगभग 17% अधिक है। यानी जुलाई पिछले महीने की अपेक्षा देखा जाए तो ये 17% अधिक हुआ। ये इतना ग्रोथ क्यों हुआ? वही त्योहारी सीजन के कारण। इसी तरह से देश का आयात 8 महीने के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया है। भारत ने अगस्त में 58.6 बिलियन डॉलर के उत्पादों का आयात किया। हालांकि अब ये देखिए, अगस्त महीने में हमारा आयात 58.6 डॉलर का रहा, पिछले 8 महीनों में सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर पिछले साल अगस्त से, यानी अभी ये अगस्त 2023 का डेटा है और ये पिछले 8 महीने में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना अगस्त 2022 से करें तो 2022 में ये कितना था? 61.88 डॉलर, यानी कि पिछले साल के अगस्त के तुलना में ये आयात कम है और इस साल में सबसे ज़्यादा है। जुलाई की अपेक्षा भी ज़्यादा है और वैसे भी ज़्यादा है। और वो कह रहे थे, जैसे देखिए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल जब डेटा जारी कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि त्योहारी सीजन के कारण शायद सोने के आयात में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए सोने का आयात 4.5 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, इसके पहले 3.5, यानी जो आपको अंतर दिख रहा है उसमें तो 1.4 अरब डॉलर का तो सोना ही ज़्यादा आपने पिछली बार से खरीद लिया है। ठीक है, पिछले साल अगस्त में देखिए इसमें 61.88 में किए थे तो सोना था 3.5 और इसमें 58 में 4.9 या 5 अरब डॉलर तो सोना ही है। तो ये जो सोना की मांग तेजी से हुई है इसने हमारे आयात को बढ़ा दिया है। निर्यात में देख लेते हैं, निर्यात की क्या स्थिति है। साल दर साल आधार पे देखें, नहीं ईयर ऑन, पिछले साल की मतलब इस महीने का पिछले साल के महीने से, यानी अगस्त का पिछले साल के अगस्त से, और इस तरह से तो निर्यात में 6.8% की गिरावट आई है। लेकिन अगस्त में यह 3 महीने के उच्चतम स्तर पे, यानी इस साल जुलाई, जो जून जुलाई अगस्त थे उसमें 3 महीने के उच्चतम स्तर 34.48 अरब डॉलर का पहुंच गया है। यानी हमने पिछले साल की अपेक्षा तो निर्यात में कमी देखी है, लेकिन अगर इस साल का देखें तो हमारा निर्यात 3 महीने में उच्चतम है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पिछले साल महंगाई की वजह से हमारी निर्यात की मात्रा जो है मुद्रा टर्म में ज़्यादा थी। ठीक है, तो जुलाई तक जो निराशावाद था अब सब आशावाद में बदल रहा है और लग रहा है कि अब स्थिति हमारी बेहतर हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि भारत आने वाले महीनों में निर्यात में और वृद्धि के लिए आशावादी। क्यों? क्योंकि ये जो 34.48 है, यानी पिछले साल की अपेक्षा देखेंगे तो अगस्त में गिरावट है, लेकिन इस साल के 3 महीनों की अपेक्षा देखेंगे तो ये वृद्धि है और अब तक सबसे ज़्यादा है। और इसलिए निर्यात में सुधार और बेहतरी होगी, और निर्यात में जब और बेहतरी होगी तो अपने आप जो व्यापार का घाटा के अंतर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और इस साल जो निर्यात में साल दर साल आधार में पिछले साल की अपेक्षा अगर हम निर्यात की तुलना करेंगे तो निर्यात में जो गिरावट है वो पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण है। क्योंकि हम जो पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से बेचते थे, वहाँ से मंगाते थे और उसको फिर हम रिसाइकिल करके बेचते थे, वो पहले महंगा आता था तो
तो महंगा बेचते थे। अब वो चीज़ें घटी हैं, इसकी वजह से हमारी मात्रा तो उतनी ही है, हमारा मूल्य कम हो गया है। और इस साल अब तक निर्यात में लगभग आधी गिरावट पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात मात्रा 6% बढ़ गई है, यानी जितना हम पेट्रोलियम पहले निर्यात करते थे लीटर या उसमें, वो बढ़ गया है, लेकिन दाम के कम होने के कारण ये निर्यात की मात्रा घट रही है। ओवरऑल यानी अगर हम प्रोसेसिंग के देखें तो हमारे जीडीपी में तो योगदान बढ़ा, क्योंकि जीडीपी में योगदान क्या होता है, मौद्रिक मूल्य का नहीं होता है, जो संख्या होती है उससे मतलब होता है। तो इसलिए जीडीपी में तो योगदान हुआ, लेकिन निर्यात की मात्रा में चूंकि उसका दाम सस्ता है तो इसलिए हमको वो क्वांटिटी वाइज सस्ता दिख रही है। ठीक है, क्योंकि कीमतें एक साल पहले की तुलना में 27% कम हो गई हैं। तो जब 27% कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हम बेच रहे हैं उससे हम कम मुद्रा पाएंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है, जो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए इस रिपोर्ट में, वह यह है कि भारत जो भी अपना निर्यात करता है उसमें 25% योगदान इंजीनियरिंग वस्तुओं का होता है, 25%। देखिए, और इसमें वृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग सामानों के शिपमेंट में 7.7% और इलेक्ट्रॉनिक्स में 26.23, दोनों को मिला दो तो साल पर 8 महीनों की गिरावट के बाद इंजीनियरिंग सामान का निर्यात सकारात्मक हो गया और पिछले महीने कुल शिपमेंट मूल्य में 7.73 की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये जो हमारा शिपमेंट सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग वाला सेक्टर है, ये हमारे लिए निर्यात के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत की निर्यात टोकरी में इस क्षेत्र का 25% की भागीदारी, हिस्सेदारी होती है। साथ ही में देश को समग्र वृद्धि की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि क्षेत्रीय निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो हमारे निर्यात में कमी है वो पेट्रोलियम मूल्यों की कमी के कारण है, यानी जो चीज़ें हम ज़्यादा निर्यात करें उसमें कमी के कारण है। और अच्छी बात ये है कि जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर है जो निर्यात का, जो कि हमारे पूरे निर्यात में 25% योगदान देता है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जो आयात अभी बढ़ा है वो सीजनल है, त्योहारी सीजन है इसके कारण, और उसमें भी खास तौर से जो गोल्ड हम आयात कर रहे हैं उसके कारण दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसमें सुधार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला है, भारत ने निपाह के रोकथाम के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। देखिए, आपको पता है कि निपाह एक वायरल रोग होता है और इसका कोई दवा नहीं है, इसका इलाज नहीं होता, कोई दवा नहीं बनी होती है वायरल का। इसके जो मेन इलाज होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम ही खुद जो विषाणु होते हैं उनके प्रति एंटीबॉडी बना के उसको मारता है। यानी जिसका इम्यून सिस्टम जितना तगड़ा रहेगा वो इसको समाप्त करेगा। लेकिन चूंकि निपाह जो है, एक जो निपाह में मृत्यु दर है वो इतना ज़्यादा है, करीब 45 से 70%, इसलिए ऐसे रोगों के जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, जो सरकार है या जो भारत सरकार जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका बल रहता है कि कुछ ऐसा सपोर्टिव सिस्टम दिया जाए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। और इसी तरह की एक व्यवस्था है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक तरह से एंटीबॉडी है जो जिसके हमारे शरीर से ही उत्पन्न एंटीबॉडी है, जिसको लैब में क्लोन बना के, एक ही एंटीबॉडी के ढेर सारे क्लोन बना के शरीर में डाला जाता है, ताकि वो शरीर अब में जो वो जाके वो अन्य एंटीजन को पकड़ के और उसको जो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है ये भी उसको सपोर्ट, जैसे आप किसी से लड़ रहे हो, 2 4 6 10 लोग और आके उससे लड़ने लगे तो आप, अगर वो बहुत ताकतवर है तो भी आप उससे जीत सकते हैं। इसी के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। संदर्भ, अभी जो ICMR के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भारत में कोरोना के समय तो ये खूब, पहले तो कोई जानता भी नहीं था, पढ़े लिखे लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना के समय काफ़ी चर्चा हुआ। इसके प्रमुख डॉक्टर राजीव बहल ने 15 सितंबर को कहा कि भारत ने निपाह वायरस के निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक खुराक को उपलब्ध कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है और जल्द ही 20 और खुराक की उम्मीद कर रहा है। इसलिए ये पूरा मामला जो है क्यों, उन्होंने कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के चरण 1 प्रशिक्षण पास कर गया है। हालांकि अभी इसका जो इलाज
स्थापित नहीं है, लेकिन हाँ जो स्टेज है उसमें ये कि इलाज के लिए पास कर गया है। और जितने लोगों को अभी इन्होंने बताया कि अब तक 14 विश्व स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे 14 व्यक्तियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई है, जिसके बावजूद उनमें उनकी जान बच गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में चूंकि जब बहुत ज़्यादा, जैसे जो वायरस हो रहा है इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सपोर्ट के रूप में दिया जाए। समस्या देखना हो तो समझिए कि जो केरल में वर्तमान वायरस है निपाह, ये बहुत घातक वायरस है और इसका चौथा प्रकोप से जूझ रहा है अभी हाल में। लेकिन 2 ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो इस निपाह की सबसे समस्या है, मृत्यु दर है, वो 45 to 70%, यानी 10 लोगों को होगा या 100 लोगों को होगा तो 45 से 70 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इतनी चूंकि खतरनाक है, ये अच्छी बात है कि उतनी तेज़ी से नहीं फैलती है जितनी तेज़ी से कोरोना, लेकिन ये इतना खतरनाक है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार विचार कर रही है कि रोगियों को एंटीबॉडी देने के बारे में सोचें। अभी भले हमारा प्रशिक्षण है, हालांकि प्रशिक्षण में भी देखा गया है कि 14 लोग दिए गए हैं तो उनको मृत्यु नहीं हुई है, तो इसको दिया जाए ताकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, उनके शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ सके और इन लोगों को जान बचाई जा सके। हालांकि उन्होंने कहा, आगे क्या कहा कि आईसीएमआर केवल, देखिए बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि आईसीएमआर केवल उस वायरस के लिए एंटीबॉडी उपलब्ध करा रहा है जिसकी मृत्यु दर उच्च है। ये आईसीएमआर का है कि सभी को नहीं देंगे, जिसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जो सतह से ठीक हो जाएगा, जैसे 1-2% वाले हैं, वो उनमें से जिनकी बहुत खराब होगी ठीक है, अदरवाइज वो सही हो जाएंगे, तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी मृत्यु दर ज़्यादा है उनको बचाव के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और अब तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने वाले 14 लोगों में से किसी की भी वायरस के कारण मृत्यु नहीं हुई है, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देकर जान बचाई जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था और इसे ऑस्ट्रेलिया के एक जो विश्वविद्यालय है उसके साथ साझा किया गया था। भारत को 2018 में ही ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कुछ खुराक मिली थी, लेकिन ये खुराक केवल 10 रोगियों के लिए ही उपलब्ध है। 20 खुराक मिली थी, क्योंकि इनका मानना है आईसीएमआर का कि एक रोगी को 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देना है। तो और न हो इसके लिए 20 खुराक की और डिमांड की गई है कि जो भी लोग हैं उनको देके जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लिया जाए। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है? देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या इसको MOABS या MABS कहा जाता है, प्रयोगशालाओं में बनाए गए प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ नामक प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं और एंटीबॉडी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं। ये एंटीजन की तलाश करते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए उनसे चिपके रहते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और मोनोक्लोनल से मतलब ही है कि यह प्रयोगशाला में बनाई गई एंटीबॉडी है और एक क्लोन है, यानी एक एंटीबॉडी जैसे किसी का रोग कर देकर बनाया शरीर से, उसको निकाल के प्रोटीन को, उसी को क्लोन करके ढेर सारा बना के तैयार किया जाता है। ठीक है, और यह एंटीबॉडी की सटीक प्रतियां, ठीक कॉपी जो एंटीबॉडी होती है वही होती है। और एंटीबॉडी काम क्या करती है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसमें एक नेचुरल चीज़ होती है कि जब कोई एंटीजन्स यानी जो बाह्य तत्व विदेश घुसपैठिए आता है तो हमारे शरीर में एक उसकी पहचान होती है और एक एंटीबॉडी बनते हैं जो उसको पकड़ के उसको समाप्त करके हमारे शरीर की रक्षा कर लेते हैं। ठीक है, और चूंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए वो हमारे अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर ही निर्भर रहते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगी ताकि कम से कम जो ये घातक वायरस है उससे लोगों की जान बचाई जा सके और जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके ताकि और तेज़ी से और लोगों को ये ना फैले। ठीक है, चलिए फिर आज का टुडे एनालिसिस समाप्त होता है। नमस्कार।